ईडी ने चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो व उससे संबंधित कंपनियों के तकरीबन 40 ठिकानों पर रेड की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उत्तर प्रदेश व बिहार समेत देश के कई राज्यों में ईडी ने कार्रवाई की है। एजेंसी का कहना है कि छापेमारी अभी भी चल रही है। मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। एलएसी पर टकराव के बाद भारत सरकार ने चीनी कंपनियों पर सख्त रुख अख्तियार किया था। उसके बाद से ही वीवो पर शिकंजा कसा गया। शाओमी के बाद किसी चीनी कंपनी के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले मेरठ पुलिस ने भी वीवो के खिलाफ एक केस दर्ज किया था। आरोप है कि कंपनी ने 13,500 फ़ोन एक ही IMEI नंबर पर बाजार में उतार दिए, जबकि TRAI ने 2017 में नोटिफिकेशन जारी किया था कि सभी स्मार्टफोनों में एक यूनिक IMEI नंबर होना चाहिए। ऐसा ना होने पर 3 साल के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी किया। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉजिस्टिक की दिक्कतों के बावजूद इन क्षेत्रों ने सामान्य श्रेणी के राज्यों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा की। सरकार की रैंकिंग के अनुसार ओडिशा 0.836 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। गुजरात चौथे स्थान पर है। उसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड का स्थान है। दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट को मंगलवार को पाकिस्तान के कराची में डाइवर्ट कर दिया गया। फ़्लाइट की इंडिकेटर लाइट खराब हो गई थी। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा कि विमान कराची में सुरक्षित उतारा गया और स्पाइस जेट B737 विमान के यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। DGCA ने बयान जारी कर कहा, चालक दल ने बाएं टैंक से ईंधन की मात्रा में असामान्य कमी देखी। उन्होंने गैर सामान्य चेकलिस्ट को अंजाम दिया, हालांकि ईंधन की मात्रा घटती रही। PIC ने विमान को कराची की ओर मोड़ने का निर्णय लिया। विमान को ATC के समन्वय से डाइवर्ट किया गया और कराची में सुरक्षित उतारा गया। कोई आपातकाल घोषित नहीं किया गया था। उड़ान के बाद के निरीक्षण के दौरान बाएं मुख्य टैंक से कोई रिसाव नहीं देखा गया था। प्रवक्ता ने बताया कि कोई आपात स्थिति की घोषणा नहीं की गई थी और विमान ने सामान्य लैंडिंग की। साथ ही विमान के साथ पहले भी किसी प्रकार की कोई खराबी रिपोर्ट नहीं की गई थी। यात्रियों को जलपान कराया गया। एक रिप्लेसमेंट फ़्लाइट कराची भेजा जा रहा है जो यात्रियों को दुबई ले जाएगा। वहीं DGCA ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। विमान में 150 से अधिक लोग सवार थे। रिलायंस पावर के शेयरधारकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को बाजार में चढ़ाने के लिए रखे गए विशेष प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आर पावर की गत 2 जुलाई को हुई वार्षिक आम सभा में परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन शेयरधारकों ने इसे नकार दिया। किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए न्यूनतम 75% शेयरधारकों की सहमति जरूरी होती है। कंपनी ने BSE को दी गई सूचना में कहा कि संपत्ति के मौद्रीकरण प्रस्ताव को सिर्फ 72.02% शेयरधारकों का ही समर्थन मिला, जबकि 27.97% शेयरधारकों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इस तरह वार्षिक आम सभा में संपत्ति को बाजार में चढ़ाने के लिए रखा गया प्रस्ताव खारिज हो गया। इसके पहले कंपनी ने कहा था कि वो अपने कर्ज का बोझ कम करने और देनदारियां चुकाने की प्रक्रिया में है। इसके लिए कंपनी ने अपनी संपत्तियों एवं कारोबारों को समुचित समय पर बिक्री करने की मंशा जताई थी। हालांकि संपत्ति बेचने या पट्टे पर देने के पहले कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव लाकर शेयरधारकों की मंजूरी लेनी जरूरी थी। 2 पहिया विनिर्माता बजाज ऑटो ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में देश के 75 शहरों में इसका बिक्री नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। बजाज ऑटो ने वर्ष 2019 में अपने चर्चित स्कूटर मॉडल चेतक को इलेक्ट्रिक अवतार में फिर से बाजार में उतारा था। हालांकि शुरुआती दौर में इसकी बिक्री सिर्फ पुणे और बेंगलुरु में ही होती थी।
भारतीय बंदरगाहों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश की स्थिति को मजबूत करने में सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। बंदरगाह, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने मंगलवार को ये बात कही। उन्होंने यहां समुद्री सार्वजनिक निजी भागीदारी सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि निजी कंपनियों को शामिल करने से बंदरगाह क्षेत्र की दक्षता में सुधार हुआ है और आय वृद्धि में मदद मिली है। इस सम्मेलन का आयोजन प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी निवेश के 25 वर्ष पूरे होने पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। उन्होंने कहा, पीपीपी माध्यम बुनियादी ढांचे के विकास का सही तरीका बन गया है। जब हम इन 25 वर्षों के फलदायी उत्सव का जश्न मना रहे हैं तो हमें एक सहायक वातावरण तैयार करके भविष्य के पीपीपी ढांचे को और मजबूत करने की ज़रूरत है।